हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 है और इस लेक्चर में हम लोग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं, जबकि इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने नहीं देते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकते हैं। जबकि इन दोनों कैटेगरी के बीच में एक तीसरा भी सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करना चाहें तो वो कंडक्टर की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी कम पास होगा, लेकिन इंसुलेटर की तुलना में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होगा, और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग सेमी कंडक्टर कहते हैं। पर हम लोग जो इस टॉपिक में इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग पास करेंगे वो हम लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स को पहले डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो टर्म को डिफाइन करेंगे वो होगा हम लोगों का रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एक ऐसा वर्ड है जो आप 9th 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है? तो अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई एक कंडक्टर है ना, और उस कंडक्टर का अगर हम लोग लेंथ को क्या मान ले, L। ठीक है, अगर उस कंडक्टर का लेंथ L है और उस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर उसको हम लोग कैपिटल A से अगर हम लोग डिनोट करें, तो पाया गया कि जो रेसिस्टेंस होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A के। ठीक है, इसका मतलब होगा कि ये जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, और अगर हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम लोग यहां पर कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग रेसिस्टेंस R को लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाकर अगर हम लोग इक्वल साइन देना चाहेंगे तो हम लोगों को एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहां पर कांस्टेंट दे रहे हैं रो, और रो को कहा जाता है रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, तो R बराबर अब क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A। ठीक है, जहां पर वेयर रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो जो रेसिस्टिविटी है किसी मटेरियल का वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन जो रेसिस्टेंस होता है R, है ना, वो L और A पर डिपेंड करेगा। रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है मतलब एक गिवन टेम्परेचर पर। अगर हम लोग टेम्परेचर को फिक्स कर दें और एक कंडक्टर का हम लोग अलग अलग लेंथ लें, अलग अलग एरिया लें, तो रेसिस्टिविटी उसका चेंज नहीं होगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है किसी भी मटेरियल का, लेकिन रेसिस्टेंस जो है वो हम लोगों का लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं, है ना, एरिया को या फिर लेंथ को चेंज करके, लेकिन मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी है वो कांस्टेंट होता है जब तक कि हम लोगों का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तब रेसिस्टिविटी भी मटेरियल का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है। तो ये भी हम लोग जानते हैं, रेसिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो ओम होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, और ये ओम के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग R को, है ना, ओम में अगर मेजर करें तो रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो एरिया का जो SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर होगा, और लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर से अगर मीटर स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो 1/मीटर हो जाएगा, और मीटर इधर चला जाएगा, तो रो का जो SI यूनिट होगा वो ओम मीटर हो जाएगा।
इस ओम मीटर को हम लोग ओम सेंटीमीटर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, पर हम लोग को याद रखना होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1 ओम मीटर को अगर हम लोग ओम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 ओम मीटर बराबर हो जाएगा 100 ओम सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे कि कंडक्टेंस किसे कहते हैं। तो रेसिस्टेंस के इनवर्स को ही हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं और इसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि जिस है ना कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसका हम लोगों का कंडक्टेंस कम होगा और जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कंडक्टेंस को हम लोग G से डिनोट करते हैं और द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस G। ठीक है, तो रेसिस्टेंस का जो इनवर्स है वो हमारा कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो अगर अब हम लोग देखें G को तो G हो गया हम लोगों का 1/R इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस और R किसके बराबर होता है, तो R यहां पर हम लोगों ने अभी देखा रो इंटू L/A। तो अगर हम लोग यहाँ पे R का वैल्यू यहां पर अगर हम लोग लिख दें तो ये हो जाएगा 1/रो इंटू A/L। ठीक है, और 1/रो को एक और कांस्टेंट हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग K या फिर कप्पा लेटर से जो है वो डिनोट करते हैं। तो हम लोग 1/रो को क्या लिख दिए यहाँ पर K। ठीक है, और ये हो गया A/L जहां पर K जो है वो 1/रो के बराबर है, यानी जो है इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी जो है वो हमारा कंडक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस कहलाएगा जबकि रेसिस्टिविटी का जो इनवर्स है वो हम लोगों का कंडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, उसी को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, और इसको हम लोग के या फिर कप्पा से जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए एसआई यूनिट तो एसआई यूनिट G का क्या होगा, चूंकि ये 1/R के बराबर है और R का एसआई यूनिट ओम होता है तो जो कंडक्टेंस का एसआई यूनिट होगा वो ओम इनवर्स होगा। ओम इनवर्स को ही हम लोग मो भी बोलते हैं और इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं साइमंस, जिसको हम लोग कैपिटल S से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस देखें तो ये ओम इनवर्स होगा, इसी को हम लोग मो भी बोलते हैं और ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ इसी यूनिट का एक और नाम है जिसको हम लोग साइमंस या फिर उसको हम लोग एस लेटर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसी तरह अगर हम लोग अब देखें कि जो कंडक्टिविटी है उसका क्या एसआई यूनिट होगा, तो अगर हम लोग कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट देखें, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी तो K। ठीक है, तो अगर 1/R को हम लोग S है ना साइमंस में मेजर कर रहे हैं तो ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर है, तो इससे अगर हम कैंसिल करेंगे तो मीटर न्यूमरेटर में रहेगा और K बराबर अगर निकालेंगे तो हम लोगों का मीटर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइमंस पर मीटर। तो जो SI यूनिट होगा हम लोगों का कंडक्टिविटी का वो साइमंस पर मीटर होगा और अगर हम लोग 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में लिख देंगे तो 1 साइमन मीटर बराबर हो जाएगा 0.01 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो रेसिस्टेंस का जो इनवर्स होता है वो कंडक्टेंस होता है। ठीक है, और उसी तरह रेसिस्टिविटी का जो इनवर्स होता है उसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, जो रेसिस्टेंस है या फिर जो कंडक्टेंस है ना, वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम लोग रेसिस्टिविटी या फिर अगर कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो वो मटेरियल के का क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, जब तक कि हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब जाकर रेसिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी जो है वो हम लोगों का चेंज हो जाएगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी मेटल के थ्रू भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करा सकते हैं और साथ ही साथ किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के थ्रू भी हम लोगों को करंट मिल सकता है। इसीलिए जो हम लोगों का कंडक्टेंस होता है वो दो प्रकार का हो जाता है, एक ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा जो होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो कंडक्टेंस हमको मिलता है उसको हम लोग मेटालिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हैं
और जो आयंस के फ्लो के कारण जो कंडक्टेंस मिलता है उसको हम लोग आयनिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो करंट जो है वो दो के कारण बहता है, एक ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, इसलिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर लिखा गया है टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो है वो दो प्रकार का हो जाएगा। पहला जो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी मेटल के थ्रू जो कंडक्टेंस मिलेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या फिर मेटालिक कंडक्टेंस कहेंगे। और वो क्यों होता है? वो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम लोग मेटल के अक्रॉस अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग वहां पर लगाएं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव होना शुरू होगा और हम लोगों को इलेक्ट्रिकल करंट मिलेगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो जो पहला फैक्टर है वो हम लोगों का होता है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल। अगर हम लोग मेटल अलग अलग लेंगे तो उसमें हम लोगों को करंट भी है ना अलग अलग मिलेगा। सारे मेटल्स में है ना एक ही टाइप के हम लोगों को इलेक्ट्रिकल करंट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अलग अलग अगर मेटल होगा तो अलग अलग करंट मिलेगा। इसके बारे में हम लोग ने कुछ सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है ना, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे पढ़ा है कि कंडक्टर के थ्रू जब हम लोग को या सॉलिड के थ्रू जब हम लोगों को करंट अगर मिलता है तो उसमें वहां पर दो बैंड होता है ना, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, और उनके बीच में गैप होता है। तो अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग हम लोगों का गैप हो सकता है, जिसके कारण हम लोगों को जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट भी अलग मिलेगा, यानी कंडक्टेंस हम लोगों को अलग मिलेगा। तो पहला तो फैक्टर बहुत क्लियर है कि भाई अलग मेटल लेंगे तो हम लोगों को इलेक्ट्रिकल करंट भी हम लोगों को या कंडक्टेंस भी हम लोगों का चेंज हो जाएगा। तो पहला जो फैक्टर है हम लोगों का अगर देखें यहाँ पर, इट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल का क्या नेचर है या उसका क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस पर भी हम लोगों का कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा। फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड फैक्टर जो है वो है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्कली मेटल में हम लोगों का अगर पर एटम देखें तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर देखें तो पर एटम जो है हम लोगों के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो अगर हम लोग पर एटम जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों को रहेगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही हम लोगों को वहां करंट बना रहा है, तो जितना ज्यादा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा हम लोगों को करंट या फिर उतना ज्यादा हम लोगों को कंडक्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम मिलेगा उतना ज्यादा हम लोगों को मेटालिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस मिलेगा। ठीक है, और थर्ड और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है वो हम लोगों का होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम लोग मेटालिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के बारे में अगर हम लोग देखें तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग को इलेक्ट्रिक जो करंट है वो हम लोगों को कम मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग मेटल्स का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं जो अपने पोजीशंस पर वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों तरफ डिलोकलाइज होते हैं। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव जो आयंस है जिनको हम लोग कर्नल्स भी बोलते हैं उनका वाइब्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में हम लोगों को रुकावट पैदा होगा, जिसके कारण हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट जो है वो घट जाएगा। तो जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं मेटल में उनका वाइब्रेशंस का जो स्पीड है या वाइब्रेशंस जो है वो हमारा बढ़ गया, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को है ना अब प्रॉब्लम होना शुरू होगा, जिससे हम लोगों को करंट क्या होगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक या जो मेटालिक कंडक्टेंस है वो तीन फैक्टर्स पर हम लोगों का डिपेंड करेगा। ठीक है, पहला जो फैक्टर था वो हम लोगों का द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल हो गया। ठीक है, सेकंड जो था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम हो गया, और थर्ड जो हो गया वो हम लोगों का टेम्परेचर हो गया। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे है ना इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो अगर मेटालिक कंडक्टेंस हम लोग अगर देखें तो वो हम लोगों का
कम होता जाएगा, ठीक है। इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सेकेंड जो कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं, और ये कंडक्टेंस होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। इसीलिए सेकेंड जो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस है, ठीक है। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो अगर हम लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है अगर आयंस के कारण होगा जो हम लोग के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मौजूद होता है, तो वैसे ही कंडक्टेंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस हम लोग कहेंगे। अब सवाल उठता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर जो आयनिक कंडक्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर हम लोगों का डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम उतने ही अमाउंट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालें और वीक इलेक्ट्रोलाइट को डालें, तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग वाटर में डालेंगे वो पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 100% हम लोग मानते हैं कि वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालेंगे तो वहां से हम लोगों को ज्यादा करंट मिलेगा, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम लोग डालेंगे तो उससे हम लोगों को कम करंट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही वाटर में डालें सारे आयंस जो है वो अलग हो गए, तो अब हम लोगों को वहां पर ज्यादा आयंस का फ्लो मिलेगा, जिससे हम लोगों को है ना जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक कंडक्टेंस वो हम लोगों को ज्यादा मिलेगा। तो पहला फैक्टर तो हम लोगों का हो जाएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड जो फैक्टर हम लोग सोच सकते हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम लोग के पास वाटर है और हम लोग बहुत थोड़ा सा अमाउंट में अगर हम लोग सॉल्ट डालें तो हम लोगों को कम करंट मिलेगा, और थोड़ा और अधिक अमाउंट में अगर हम लोग सॉल्ट डाल देंगे, अगर हम लोग कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ा देंगे तो करंट भी हम लोगों को क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे तो डिपेंड करेगा ही, साथ ही साथ इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का कितना अमाउंट जो है वो हम लोग डाले हुए हैं सॉल्यूशन में, है ना। यानी जो सॉल्यूशन है वो हम लोगों का उसका कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। थर्ड जो है वो फैक्टर है वो है साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग छोटे आयंस को जब हम लोग वाटर में डालेंगे तो वहां चार्ज डेंसिटी उनका ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर लिथियम प्लस है, Na+ है और K+ है, तो लिथियम प्लस, Na+ और K+ को अगर हम लोग वाटर में डालें तो लिथियम प्लस का साइज अगर हम लोग गैसियस स्टेट में देखेंगे तो छोटा होता है, लिथियम छोटा होता है, सोडियम उससे बड़ा होता है, पोटेशियम उससे भी बड़ा होता है। तो Li+, Na+ और K+ में अगर चार्ज डेंसिटी देखा जाए तो Li+, Na+ और K+ में तीनों पे तो एक ही यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन लिथियम का साइज क्या है, छोटा है, तो वहां चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जैसे ही हम लोग Li+ को वाटर में डालेंगे, Li+ अपने अराउंड वाटर को जो है वो इकट्ठा करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन है जहां पर ऑक्सीजन के पास Δ- है और लिथियम पर प्लस चार्ज है। तो लिथियम प्लस के अराउंड बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो है ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, लिथियम प्लस का जो है सॉल्वेशन होना शुरू होगा, यानी उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स Li+ के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगे, और जब Li+ अब जिधर जिधर जाएगा वो सारे मॉलिक्यूल्स उसी के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो जब उनका अब देखिएगा कि उनका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, तो उनका मूवमेंट जो है वो अब क्या हो जाएगा, स्लो। क्योंकि जो दुबले पतले इंसान होते हैं वो उनको कहा जाता है कि भाई वो ज्यादा फुर्तीला होते हैं, ज्यादा तेजी से भाग सकते हैं, और जो मोटे या बल्कि किस्म के जो होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो कम होता है। तो जब किसी आयंस का सॉल्वेशन हो जाता है तो उनका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर उनका जो मूवमेंट जो है वो हम लोगों का कम हो जाएगा, ठीक है। यानी वो अब कम स्पीड से मूवमेंट करेंगे तो हम लोगों को करंट भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो पहला हो गया नेचर ऑफ, है ना, इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड हो गया हम लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा हो गया साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्वेशन, है ना। अगर सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक कंडक्टेंस जो है वो हम लोगों को
कम मिलेगा। अगर हम लोग फोर्थ अगर हम लोग फैक्टर देखें तो वो होता है विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो अगर विस्कोसिटी क्या होता है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्स रखेंगे तो क्या होगा कि उनका मूवमेंट बहुत ही कम होगा। तो अगर किसी भी सॉल्वेंट का विस्कोसिटी जो है अगर ज्यादा हो जाएगा तो आयंस उसके थ्रू आसानी से फ्लो होना है ना शुरू नहीं करेंगे। तो हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक और जो आयनिक कंडक्टेंस है वो हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों को कम मिलेगा। अगर विस्कोसिटी जो है वो कम है तो उसके थ्रू आयंस का फ्लो आसानी से हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जो है वो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा कि हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस कितना मिलेगा, ठीक है। और एक लास्ट फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हम लोगों का टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा कि आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कमजोर होगा। यानी जो आयंस है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, है ना, फ्री हो जाएंगे। जैसे मान लिया जाए अगर हम लोग वाटर में NaCl डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, तो Na प्लस और Cl माइनस हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मूवमेंट जो है वो कम होना शुरू होगा। और जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो अट्रैक्शन जो है Na प्लस और Cl माइनस के बीच में वो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो उनका मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होगा। साथ ही साथ जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो विस्कोसिटी है वो घटता है। तो अगर कोई जिस सॉल्वेंट में हम लोग है ना इलेक्ट्रोलाइट को डाले हुए हैं अगर उसका विस्कोसिटी घटेगा तो हम लोगों का मूवमेंट क्या होगा, आयंस का मूवमेंट हम लोगों का फास्ट होगा। यही कारण है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस जो है वो हम लोगों का इंक्रीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जबकि हम लोग जब मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के बारे में देखें तो वहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो पॉजिटिव आयंस है उनका वाइब्रेशंस बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो हम लोगों का उतना आसानी से नहीं हो पाता है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से है ना इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टेंस घटेगा, ठीक है। जबकि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो हम लोगों का इंक्रीज करेगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयनिक सॉल्यूशंस डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट हो गया द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, है ना, कि वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा हम लोगों को कंडक्टिविटी मिलेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम लोगों को कम कंडक्टिविटी मिलेगा। सेकंड जो है वो है हम लोगों का साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, ठीक है। तो अगर हम लोगों का आयंस का साइज मान लिया जाए छोटा होगा और उस पर अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसका सॉल्वेशन भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। उसके अराउंड ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे उसका साइज बढ़ जाएगा और उसको मूवमेंट होने में हम लोगों को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, जिससे हम लोगों का कंडक्टिविटी जो है वो घट जाएगा। यहां पर एक बार सोचना है, यहां पर हम लोगों को अगर देखें तो एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हम लोगों को अगर करंट ज्यादा हम लोगों को चाहिए तो हम लोगों को सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, उसको भी तोड़ना होगा। जैसे अगर हमारे पास NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को करंट मिले इसके लिए Na प्लस को अलग करना पड़ेगा और Cl माइनस को अलग करना पड़ेगा। तो हम लोगों को सॉल्यूट पार्टिकल्स के जो बीच का जो अट्रैक्शन है उसको भी हम लोगों को कम करना है, तब हम लोगों को करंट ज्यादा मिलेगा। और दूसरा जो है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी को सॉल्वेशन हम लोग कह रहे हैं। तो उस सॉल्वेशन को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी सॉल्यूट के भी अट्रैक्शन को कम करना है, सॉल्वेंट पार्टिकल के भी अट्रैक्शन को कम करना है, और साथ ही साथ सॉल्वेंट पार्टिकल के भी अट्रैक्शन को कम करना है। उसी को तो हम लोग विस्कोसिटी कह रहे थे। अगर वहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर आयंस का फ्लो आसानी से नहीं हो पाएगा। यानी हम लोगों को हर एक तरीके का जो अट्रैक्शन जो है सॉल्यूशन में उसको हम लोगों को कम करना होगा, जिससे हम लोगों को करंट जो है वो ज्यादा मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स
विस्कोसिटी, है ना। तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर उनका भी अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा, है ना, अगर उनका विस्कोसिटी ज्यादा होगा, तो जानते हैं हम लोग विस्कोसिटी ज्यादा होने से उसका फ्लोइंग टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों का सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन भी कम होना चाहिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन भी कम होना चाहिए, और साथ ही साथ सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन भी कम होना चाहिए अगर हम लोग कंडक्टिविटी ज्यादा रखना चाह रहे हैं। तो फोर्थ जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हो गया, है ना। जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उसका क्या कंसंट्रेशन है। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें और मान लीजिए हम बहुत कम, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे तो कंसंट्रेशन हम लोग को बहुत कम मिलेगा, तो उसके थ्रू हम लोग को कंडक्टिविटी भी क्या होगा, कम मिलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग कंसंट्रेशन को बढ़ाएं तो कंडक्टिविटी जो क्या है वो हम लोगों का इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो सॉल्ट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हम लोग सॉल्ट को डाल दें तब तो सॉल्ट जो है उसमें कैटायन और एनायन उनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो हम लोगों का बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब तो हम लोगों को कंडक्टिविटी जो है उस केस में हम लोगों को कम मिलेगा। मतलब हम लोगों को याद रखना है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट ही रखना है। मतलब आप ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सॉल्ट को डाल दें। तो अगर सॉल्यूट जो है अगर हम लोग कम अमाउंट में डालें पर उसी में अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, तब हम लोग कहेंगे कि कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ रहा है। पर थोड़ा सा वाटर लें और बहुत ज्यादा सॉल्ट डाल दें, तब क्या होगा, तब तो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तब उस समय आयंस का संख्या उतना हम लोगों को नहीं मिलेगा जितना हम लोग सोच रहे होंगे। यानी जो भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वो हम लोगों का डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में होगा। मतलब हम लोग उसमें कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं पर इतना भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा दे रहे हैं जिससे आयंस के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाए, बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाए, तब तो हम लोगों को कंडक्टिविटी कम मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है कि हम लोग कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, तो हम लोग को बोलना है बढ़ना है, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को नहीं डाल रहे हैं अभी। ठीक है, पांचवा फैक्टर अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर हो जाएगा। इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच का भी अट्रैक्शन कम होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच का भी अट्रैक्शन होगा कम होगा, साथ ही साथ सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच का भी अट्रैक्शन कम होगा, जिसको हम लोग विस्कोसिटी कह रहे हैं। जिससे क्या होगा, हम लोगों का आयंस का जो है वो फ्लोइंग टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हम लोगों का कंडक्टिविटी जो है वो हम लोगों का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस है। एक हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टेंस है, दूसरा हम लोगों का आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है। और जो आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस होता है। और अब हम लोगों को इसी कंडक्टेंस पे फोकस करना है, यानी अब हम लोगों को पढ़ना है हमेशा क्या, आयनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। यानी इस जगह पे अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, है ना, कितना अच्छा जो है हम लोग उसको करंट पास करा सकते हैं। यानी हम लोग उसका कंडक्टिविटी पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी, है ना, कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो उससे हम लोग करंट ज्यादा इजिली जो है वो फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है हम लोगों का R वो रो इंटू एल बाई ए होता है, जहां रो को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं मटेरियल का, और रो को ही हम लोग लिख सकते हैं 1/K, जहां K होता है हम लोगों का कंडक्टिविटी। तो अगर किसी कंडक्टर का अगर हम लोग कंडक्टिविटी K जानना चाह रहे हैं तो कैसे हम लोग निकालेंगे, किसी भी कंडक्टर का अगर मान लिया जाए, अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, तो मान लिया जाए कि मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, अगर हम उसका कंडक्टिविटी जानना चाहते हैं, K निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो कंडक्टिविटी K जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/R, यानी L/A डिवाइडेड बाई R। तो बताइए, अगर हम लोग को किसी कंडक्टर का कंडक्टिविटी K निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को उस कंडक्टर का लेंथ चाहिए। ठीक है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए। ठीक है, तो लेंथ तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एक चीज चाहिए उस कंडक्टर का, क्या, रेसिस्टेंस।
तो अगर हम लोगों को किसी कंडक्टर का लेंथ पता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, और साथ ही साथ अगर उस कंडक्टर का अगर हम लोगों को रेसिस्टेंस पता होगा R, तब हम लोग उस कंडक्टर का क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो L और A तो हम लोग आसानी से है ना मेजर कर सकते हैं, पर रेसिस्टेंस हम लोग किसी कंडक्टर का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस जो है हम लोग किसी कंडक्टर का है ना, वो व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम लोग निकालते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग 4 रेसिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं। मान लिया जाए ये जो R2 और जो R4 है, ये वो रेसिस्टेंस है जिसको हम लोगों को पहले से पता है उसका रेसिस्टेंस। ठीक है, और ये R1 जो है वो रेसिस्टेंस है ना कंडक्टर का, जो जिसको हमको निकालना है, यानी R1 को निकालना है। तो हम लोग एक ऐसा सेटअप यहां पर करेंगे जहां पर हम लोग R1 निकालना है, R2 और R4 हम लोगों को पहले से पता है, और यहां पर हम लोग एक वेरिएबल जो है वो हम लोग रेसिस्टेंस यूज करेंगे। बीच में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर यूज कर देंगे जो करंट को मेजर करेगा, और इसको हम लोग एक बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल रेसिस्टेंस को इस तरह से हम लोग यहां पर एडजस्ट करेंगे कि ये जो हमारा है ना, यहां पर जो बीच में जो हम लोगों को वायर दिख रहा है ना सर्किट, वो बीच वाले इस सेगमेंट में हम लोगों को जो करंट है वो हम लोगों को 0 मिले। तो जब हम लोगों को ये गैल्वेनोमीटर जब 0 डिफ्लेक्शन हम लोगों को दिखाएगा, तब हम लोग कहते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोगों को करंट जो है, अगर हम लोगों को इसमें जो है करंट जो है, अगर हम लोग को इसमें, अगर इसमें हम लोगों को करंट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। और उस समय R1 और R2 रेसिस्टेंस का जो रेशियो होता है, वही रेशियो हम लोगों का R3 और R4 का होगा। ठीक है, तो हम लोगों को तो R2 और R4 पहले से पता है, और R3 भी हम लोग वेरी करके उसको भी हम लोग जान सकते हैं, यानी बच गया कौन, R1। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर कि फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए R1 अपॉन R2 का जो रेशियो है वो बराबर होता है R3 अपॉन R4, और इसमें से 3 रेसिस्टेंस हम लोगों को पहले से पता है। कौन कौन सा, R2 पता है, R4 पता है और R3 पता है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, R1 निकाल सकते हैं। और जैसे ही हम लोग किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकाल लिए, तो उसका हम लोगों का लेंथ और है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले से पता है, तो हम लोग उस कंडक्टर का क्या निकाल पाएंगे, तो हम लोग उस कंडक्टर का कंडक्टिविटी हम लोग निकाल लेंगे। यानी अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो उसका कंडक्टिविटी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पर सपोज कीजिए अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक अगर सॉल्यूशन है, यानी एक बीकर है, बीकर में हम लोगों के पास एक सॉल्यूशन है। अब उस सॉल्यूशन में हम लोगों के पास, हम लोग ने उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हुआ है, एक कैटायन एनायन है। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या हम लोगों का कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो अगर हमको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का अगर हमको कंडक्टिविटी निकालना है, तो फिर हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या निकालना पड़ेगा, रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और फिर यहां पर L और A का क्या मतलब है, क्योंकि यहां पर तो सॉलिड है नहीं हम लोगों के पास, हम लोगों के पास तो एक सॉल्यूशन है, और हम लोग उस सॉल्यूशन का क्या मेजर करना चाह रहे हैं, कंडक्टिविटी। अब देखिए, अब सॉल्यूशन का जब हम लोग कंडक्टिविटी मेजर करेंगे तो मेनली हमको 2 प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा, एक तो अगर हम लोग डीसी करंट, यानी अगर हम लोग डायरेक्ट जो है अगर हम लोग करंट पास करेंगे सॉल्यूशन में, तो हम लोग जानते हैं कि कैटायन जो है वो कैथोड पर जाएगा, वहां डिस्चार्ज हो जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा, वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहां तो जो हम लोगों का केमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। पर हम लोग तो चाहते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से क्या हम लोगों को करंट मिलना है, तो हम लोग वहां पर केमिकल चेंजेस तो नहीं होना चाहेंगे। ठीक है, हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि वहां आयंस का संख्या क्या हो, घटे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग वहां अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं, ताकि वहां पर जो है हम लोगों का जो केमिकल चेंजेस जो है वो हम लोगों का ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग अल्टरनेटिव करंट पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू।
ठीक है, अगर हम लोग उसके कंडक्टिविटी को मेजर करना चाह रहे हैं। डायरेक्ट करंट से अगर हम लोग पास करेंगे तो केमिकल चेंज होगा, आयंस का संख्या जो है वो हम लोगों का चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट की बजाय हम लोग क्या पास करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, जो एक फिक्स टाइम में बार बार अपने करंट के डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो अगर कोई केमिकल चेंजेस हुआ भी है तो वो फिर वो उसको रिवर्ट कर देगा। तो पहला बात है कि हम लोगों को अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकालना है तो हम नहीं चाहते कि उसका केमिकल, उसमें कोई केमिकल चेंजेस हो, तो पहले तो अल्टरनेटिव करंट पास करना है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा कि हम लोग रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर कंडक्टर होता तब तो हम लोग इसको दो टर्मिनल में, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर एक है ना टर्मिनल होता है, यहाँ पर एक टर्मिनल होता है और हम लोग किसी कंडक्टर को यहाँ जोड़ देते। पर हमारे पास तो एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे ताकि हम उसका रेसिस्टेंस निकालें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को है ना एक सेल हमारे पास रहता है जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, तो उसको हम लोग आसानी से यहां पर समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कंडक्टिविटी सेल में क्या होता है कि यहां पर एक मेटल प्लेट रहेगा, यहां पर एक दूसरा मेटल प्लेट रहेगा। ठीक है, और इस मेटल प्लेट का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसके बीच में हम लोग है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाल देंगे। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल में। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में रहेगा और ये इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है हम लोगों का वो A का काम करेगा और दोनों है ना इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो हम लोगों का सेपरेशन है वो क्या काम करेगा, वो L का काम करेगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी सेल में हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिविटी सेल में दो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग डाल देते हैं और वो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड से हम लोग दो टर्मिनल निकालते हैं और उसी टर्मिनल को हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिससे हम लोगों को क्या मिल सकता है, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकालना अगर हम लोग चाहेंगे तो पहला तो हम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट यूज करना पड़ेगा और दूसरा जो है वो हम लोगों को एक कंडक्टिविटी सेल बनाना पड़ेगा। यानी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका हम लोग कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग उस सेल के अंदर यहां पर डाल देंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड है वो हम लोगों का उसका एरिया A का काम करेगा, जो इलेक्ट्रोड के बीच का जो सेपरेशन है वो L का काम करेगा और इससे दो टर्मिनल, सोचिए कि एक तरह से निकला रहेगा दो टर्मिनल। ठीक है, और इन दोनों टर्मिनल को हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और फिर उसी तरह से है ना इस तरह से इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, है ना वेरी कराएंगे कि यहां पर हम लोगों को करंट क्या मिले, जीरो मिले और उस केस में फिर से कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, हम लोगों का बैलेंस हो गया। और फिर से हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर देंगे R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो यहाँ R2, R4 और R3 पहले से पता होगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, R1। यानी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग रेसिस्टेंस निकाल लेंगे और जब R निकल जाएगा तो जो हम लोगों का कंडक्टिविटी सेल जो डिजाइन है हम लोगों का, उसका अगर हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है इलेक्ट्रोड का और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का अगर सेपरेशन पता है तो हम लोगों को L पता है और A पता है और इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोग कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का सेंस क्या हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कंडक्टिविटी सेल लेते हैं। उस कंडक्टिविटी सेल को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा डिजाइन होता है। ठीक है, ऐसा डिजाइन होगा उस कंडक्टिविटी सेल का, हम लोग ऐसा डिजाइन ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारा शेप में आता है, मतलब ऐसा डिजाइन का एक कंडक्टिविटी सेल है। यहां पर हम लोगों का क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड रहेगा, यहां पर भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहां पर एक ओपनिंग है जिसकी सहायता से आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं और यहां पर हम लोगों का एक वायर है ना, एक टर्मिनल यहां से निकलेगा और एक टर्मिनल यहां से निकलेगा। ठीक है, और ये जो हम लोगों का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन हम लोगों का L कहलाएगा और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका A कहलाएगा। अब जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोग
कंडक्टिविटी मेजर करना चाहते हैं उसको हम लोग इसके बीच में हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, इसके बीच में हम लोग फिल कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, जिससे हम लोगों को इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोगों को क्या मिल जाएगा, रेसिस्टेंस मिल जाएगा। और फिर L और A की सहायता से हम लोग इसका क्या निकाल पाएंगे, इसका हम लोग कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। और इसी सेल को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी सेल हम लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको हम लोग, कंडक्टिविटी सेल कह रहे हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग कंडक्टिविटी K को क्या लिख सकते हैं, हम लोग L/A और डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, ठीक है। और कंडक्टिविटी सेल के लिए हम लोग L/A को एक कांस्टेंट हम लोग मानते हैं, ठीक है। और L/A को हम लोग एक कांस्टेंट मानते हैं जिसको हम लोग G* से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्योंकि जब हम लोग कोई एक कंडक्टिविटी सेल बनाएंगे तो जो इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A, वो तो हमेशा फिक्स होगा। अगर हम उसके बीच में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं उससे तो इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कोई हम लोगों को प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो किसी भी कंडक्टिविटी सेल का जो इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी ऑलवेज कांस्टेंट रह गया, और जो इलेक्ट्रोड के बीच का जो सेपरेशन है यानी जो L है वो भी कांस्टेंट हो गया। तो हम लोग उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को डालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इलेक्ट्रोड का एरिया है वो तो कभी चेंज नहीं होगा, और जो इसके बीच का जो सेपरेशन है वो भी कभी चेंज नहीं होगा। यानी किसी भी कंडक्टिविटी सेल के लिए L भी कांस्टेंट हो गया और A भी कांस्टेंट हो गया, और इसीलिए L/A को हम लोग एक और कांस्टेंट की तरह उसको हम लोग, है ना, मानते हैं, जिसको हम लोग G* से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सेल कांस्टेंट। यानी सेल कांस्टेंट G* जो है वो L/A के बराबर होता है। L क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन, ठीक है, जिसके बीच में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डाल रहे हैं, और A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हम लोगों का इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सेल कांस्टेंट G* जो है वो L/A हो गया, ठीक है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर कंडक्टिविटी K को हम लोग क्या लिख सकते हैं, G*/R, यानी सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोगों को अगर कंडक्टिविटी मेजर करना है तो हम लोगों को दो चीज चाहिए, एक उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या चाहिए हम लोगों को, रेसिस्टेंस, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोग कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग एक कंडक्टिविटी सेल में डाल देंगे। तो हमको उस कंडक्टिविटी सेल का क्या चाहिए, सेल कांस्टेंट G*. तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि G* हम लोग L/A से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, पर L/A को और आसानी से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस कंडक्टिविटी सेल में एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग डालते हैं जिसका हम लोगों को कंडक्टिविटी पहले से पता होता है। यानी मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और उसका कंडक्टिविटी K जो है वो हम लोगों को पहले से पता है किसी मेथड से। अब हम लोग क्या करेंगे, उस कंडक्टिविटी सेल में उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाल देंगे जिसका कंडक्टिविटी हमको पहले से पता है। अब फिर इसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज से। और जैसे ही इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग कनेक्ट कर दिए तो वहां से हम लोगों को रेसिस्टेंस R मिल जाएगा। यानी उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जिसका कंडक्टिविटी हम लोगों को K पहले से पता है, और अगर हम लोग उसका रेसिस्टेंस R भी जान लिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग K को R से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और उससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट। यानी किसी भी कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट निकालने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसमें हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाल दें जिसका कंडक्टिविटी K हम लोगों को पहले से पता है, और हम लोग रेसिस्टेंस निकाल लें उसको व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से, और R और K को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट। अब हम लोगों को उस कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट मिल गया है। अब हम जिस भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी जानना चाहते हैं, है ना, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इस कंडक्टिविटी सेल में फिल कर देंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से, और वहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, रेसिस्टेंस। और सेल कांस्टेंट तो हम लोग को पहले से पता हो ही गया, तो G*/R की सहायता से अब हम लोग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम लोगों को
कंडक्टिविटी जो है वो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां तक ठीक है, क्लियर है? तो अभी तक मैंने क्या बताया, देखिए मैंने बताया कि अगर हम लोगों को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी अगर हमको जानना है तो हमको दो चीज पता करना है, जी स्ट्रिक और आर। जी स्ट्रिक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उस कंडक्टिविटी सेल में कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे जिसका कंडक्टिविटी पहले से पता है, फिर हम लोग उसको व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ देंगे, वहां से हमको रेसिस्टेंस मिल जाएगा, आर और के को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कंडक्टिविटी सेल का हमको सेल कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, और अब हमको जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी जानना है उसको हम लोग कंडक्टिविटी सेल में डाल देंगे, है ना, और उसको कनेक्ट कर देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से, फिर वहां से हम लोगों को उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए रेसिस्टेंस मिल जाएगा, और जी स्ट्रिक तो हमको पहले से पता है, तो जी स्ट्रिक अपॉन आर की सहायता से हम लोगों को उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मिल जाएगा। यहां तक ठीक है? अब देखिए, अब यहां पर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि कंडक्टिविटी किस किस बात पर निर्भर करता है, तो कंडक्टिविटी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी निर्भर करता है और साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो मान लिया जाए अगर हम लोग दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं और हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई किसके थ्रू कंडक्टिविटी हमको ज्यादा मिलेगा, तो फेयर कंपैरिजन होने के लिए हम लोगों को दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नहीं तो अगर जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम मिलेगा, कम रहेगा, तो उसमें हम लोगों को अगर करंट कम मिला और जिसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मान लिया जाए, है ना, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, तो उसका हम लोगों को कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा, तब तो फेयर कंपैरिजन नहीं हुआ। तो किस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, है ना, करंट ज्यादा मिलेगा, इसको अगर हम लोग फेयर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाए उसका हम लोगों को, है ना, मोलारिटी भी या कंसंट्रेशन हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। इसीलिए कंडक्टिविटी जो है वो रियल पिक्चर नहीं दे रहा है, क्योंकि कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। तो मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ए और बी, और ए का अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ए बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हो सकता है हम लोग ए का वहां पर अमाउंट क्या रख रहे हो ज्यादा और बी हो रहा हो थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है पर हम उसका बहुत ही कम अमाउंट डाले हुए हैं, तो ऑब्वियसली वहां से कम करंट मिलेगा। यानी किस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू बेहतर करंट हम लोग पास करा सकते हैं, इसको अगर जानना है तो दोनों सॉल्यूशन का हम लोगों को कंसंट्रेशन क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। इसीलिए फेयर कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कंडक्टिविटी को कंसंट्रेशन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे जो हम लोगों को, है ना, मिलेगा, जो पैरामीटर जो हमको मिलेगा वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग अब कंडक्टिविटी देख रहे हैं हमेशा यूनिट कंसंट्रेशन के लिए। इसी चीज को हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग लैम्डा एम से डिनोट कर रहे हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या फायदा होगा, क्योंकि ये देगा कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन, तो अब ये कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा हम लोग कंसंट्रेशन से उसको डिवाइड कर दिए हैं। तो जो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम होता है वो के बाई सी होता है, यानी कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन। और हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन नॉर्मली हम लोगों को मोलैरिटी में हम लोग मेजर करते हैं, यानी उसका यूनिट हो जाता है मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन जो है उसका यूनिट क्या हो जाता है हम लोगों का, मोल पर लीटर। तो अब हम लोगों को यहां पर यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। मान लिया जाए अगर हम लोगों को कंडक्टिविटी के जो है वो साइमंस पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मान लिया जाए के जो है वो साइमंस पर सेंटीमीटर में दिया जा गया है, तो कंसंट्रेशन तो याद कीजिए मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है। तो अब ये सेंटीमीटर है और ये लीटर है, तो लीटर को हमको क्या बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो एक लीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1000, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा, है ना, साइमंस इंटू 1000 इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो सेंटीमीटर इंटू क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यूनिट किसका निकाल रहे हैं, लैम्डा एम का। अब देखिए, अब अगर ये यहां से कैंसिल हो जाएगा
तो हम लोगों का यूनिट आएगा 1000 इंटू यहां पर साइमंस है ना 1000, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यानी हम लोगों को यहां पर देखना है कि K का यूनिट जो है वो हम लोगों का अगर साइमंस पर सेंटीमीटर है और C का अगर यूनिट मोल पर लीटर है तो हम लोगों को यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोगों को लैम्डा m का जो यूनिट है वो क्या आएगा साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर है ना पर मोल। जैसे मान लिया जाए K का कुछ हम लोगों का वैल्यू है, सपोज कीजिए K का वैल्यू x है, तो हम लोग लिखेंगे x साइमंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लिया जाए मोलैरिटी हम लोगों को y दिया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं y मोल पर लीटर, ऐसे लिख रहे हैं किस चीज को निकालने के लिए, कंडक्टिव लैम्डा m को निकालने के लिए, हम लोगों को लैम्डा m को निकालने के लिए, तो x साइमंस पर सेंटीमीटर कंडक्टिविटी के लिए और y मोल पर लीटर। तो अब हम लोग मोल जो है ना यहाँ रहने दिया और लीटर ऊपर चला गया, तो अगर अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो x बाई वाई तो हो गया, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और अब यहाँ पर मोल नीचे रहेगा लीटर ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइमन है ना सेंटीमीटर इंटू मोल, और यहाँ पर हम लोगों को 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बदलेगा। यानी हम लोगों को अगर K का यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर है, अगर K का यूनिट साइमंस पर सेंटीमीटर है और C का यूनिट मोल पर लीटर है, तो हम लोग यहाँ पर K बाई C इंटू 1000 करेंगे, तब जाकर हमको मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट मिलेगा वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि K को साइमंस पर सेंटीमीटर में मेजर करना है, C को मोल पर लीटर में मेजर करना है, तब हम लोगों को यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो हम लोगों का मोलर कंडक्टिविटी है उसका यूनिट आ जाएगा साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन जिसका कंडक्टिविटी 1.29 साइमंस पर मीटर दिया हुआ है इज 100 ओम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोगों के पास एक कंडक्टिविटी सेल है, मान लिया जाए ऐसा एक कंडक्टिविटी सेल है हम लोगों के पास, यहां पर एक इलेक्ट्रोड होगा, यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड होगा हम लोगों के पास, यहां पर भी एक इलेक्ट्रोड होगा, और इससे हम लोग एक टर्मिनल यहां पर निकला हुआ होगा, इससे भी एक टर्मिनल यहां पर निकला हुआ होगा, ठीक है। तो इस कंडक्टिविटी सेल में हम लोग सबसे पहले है ना 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन हम लोग इसमें डाल रहे हैं, 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन हम लोग यहां पे डाल रहे हैं, ये 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन है, डाल दी। इसका कंडक्टिविटी हमको पहले से पता है, कितना कंडक्टिविटी पता है 1.29 साइमंस पर मीटर। इसके बाद हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए व्हीटस्टोन ब्रिज से, जहां से हम लोगों को रेसिस्टेंस भी मिल गया। तो अगर हम लोग को रेसिस्टेंस भी पता हो किसी सॉल्यूशन का और उसका अगर कंडक्टिविटी भी पता हो तो हम लोग R इंटू K कर देंगे, तो हम लोगों को इस कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट निकल जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पर सेल कांस्टेंट लिखें, सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट G एस्ट्रिक जो होता है वो हम लोगों का L बाई A के बराबर होता है, जो कि हम लोगों का रेसिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी के, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहां पर इसीलिए अगर G एस्ट्रिक देखें तो रेसिस्टेंस दिया हुआ है हम लोगों को 100 ओम, ठीक है, और यहां पर हम लोगों को K दिया हुआ है 1.29। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम लोगों का आ जाएगा है ना, यहां पर साइमंस है, ठीक है, और यहाँ ओम है, ओम और साइमंस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा क्योंकि है ना इनवर्स होता है। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो 129 पर मीटर हो जाएगा, 129 क्या हो जाएगा हम लोगों का पर मीटर। और अगर इसको सेंटीमीटर में अगर हम लोग बदलना चाहें तो ये हम लोगों का 1.29 हो जाएगा है ना पर सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 100 है ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया।
तो हम लोगों को इस कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट निकल गया। अब क्या कह रहा है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, अब इसी सेल में क्या किया जा रहा है, when filled with 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। अब यहां पर 0.1 की जगह क्या डाला जा रहा है, यहां पर 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, ठीक है। और उसको फिर जोड़ दिया गया किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो वहां से हमको रेसिस्टेंस मिल रहा है 520 ओम। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी के, अब हमको निकालना है इस सॉल्यूशन का, एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि जो कंडक्टिविटी के होगा वो हम लोगों का G एस्ट्रिक डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, R। G एस्ट्रिक कितना है हम लोगों का 1.29 है ना, ये पर सेंटीमीटर में है। और R जो है हम लोगों का वो यहां पर दिया हुआ है 520, ये दिया हुआ है यहां पर 520, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर 1.29 डिवाइडेड बाई 520 करेंगे तो ये हम लोगों का करीब आ जाएगा 2.48 इंटू 10 टू दी पावर -3, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 2.48 इंटू 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो हम लोगों का यूनिट है ना, इसका यूनिट जो है के जो है वो हम लोगों का G एस्ट्रिक बाई R है, R ओम होता है, तो ओम 1 बाई ओम जो होता है साइमंस हो जाता है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा साइमंस पर, ठीक है। और यहाँ पर सेंटीमीटर, तो ये हम लोगों का यूनिट हो जाएगा के का, यहाँ पर 2.48 इंटू 10 टू दी पावर -3 साइमंस पर सेंटीमीटर। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी निकालना है 0.02 मोलर का। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m हम लोगों का क्या हो जाता है, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C, जहां पर K हम लोगों का साइमंस पर सेंटीमीटर में होना चाहिए और C मोल पर लीटर में होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहां से K निकालेंगे, K तो हम लोग को पता है 2.48 इंटू 10 का पावर क्या हो गया -3, है ना। और यहाँ पर ये हो गया हम लोगों का 1000। और अगर अब हम लोग यहाँ पर देखें तो C कितना दिया हुआ है हम लोगों का 0.02, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम लोगों का अगर हम लोग इसको है ना सॉल्व करें तो लैम्डा m हम लोगों को यहाँ से 120 है ना 124 हम लोगों को मिलेगा, और यूनिट जो है वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ अ डेसीमोलर का मतलब होता है 0.1 मोलर सॉल्यूशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जिसका है ना सेपरेशन दिया हुआ है 0.02 मीटर अपार्ट एंड 0.0004 मीटर स्क्वायर इन एरिया। यानी जो कंडक्टिविटी सेल है उसमें जो इलेक्ट्रोड का एरिया है वो 0.004 मीटर स्क्वायर है, और इलेक्ट्रोड के बीच का जो सेपरेशन है वो 0.02 मीटर है ना, वाज फाउंड टू बी, और उसका रेसिस्टेंस पाया गया कि 50 ओम है। कंडक्टिविटी, तो हमको इस सॉल्यूशन का क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि कंडक्टिविटी जो के होता है, कंडक्टिविटी जो हम लोगों का के होता है वो G एस्ट्रिक डिवाइडेड बाई R होता है, और G एस्ट्रिक हम लोगों का होता है L बाई A, तो L बाई A इंटू R हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग इन सब का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है अगर वहां पर पुट कर दे तो L जो है वो लेंथ है 0.02 मीटर, ठीक है, और एरिया जो है वो हम लोगों का 0.0004 है, और रेसिस्टेंस जो है हम लोगों का वो दिया हुआ है 50 ओम, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग 2 इंटू 10 का पावर -2 ले सकते हैं, और यहाँ पर ये 4 इंटू 10 का पावर -4 हो जाएगा, ठीक है, और ये इंटू 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अब हम लोग यहाँ पर देखें तो ये -2 है, -4 है, -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 200 हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर हम लोग 50 into 4 करेंगे तो ये भी 200 हो जाएगा, यानी इसका जो यूनिट, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और यूनिट अगर हम लोग देखें तो R जो है ओम में है, तो 1/ओम जो है साइमंस हो जाएगा, और G एस्ट्रिक जो है वो L/A है ना। तो यहाँ पर L मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, तो इसका यूनिट जो है 1 साइमंस मीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हम लोगों का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इन अ कंडक्टेंस सेल इज 300 ओम। तो एक हम लोगों के पास सॉल्यूशन है KCl का 0.1 मोलर, और उसका हम लोगों को यहाँ रेसिस्टेंस दिया हुआ है, एंड कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है 0.013 साइमंस पर सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज, तो हम लोग से सेल कांस्टेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सेल कांस्टेंट जो है, सेल कांस्टेंट जो है वो G एस्ट्रिक होता है, और G एस्ट्रिक हम लोगों का है ना L/A होता है, और यही हम लोगों का K into R के भी बराबर होता है। तो अगर L और A देगा तो भी निकाल सकते हैं, K और R देगा तो भी G एस्ट्रिक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पर निकाले तो 300 into 0.013, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ पर अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.3 into 3 आएगा, तो 1.3 into 3 हो जाएगा 3.9। और चूंकि यहाँ पर यूनिट जो है साइमंस पर सेंटीमीटर में है, तो इसका भी जो यूनिट होगा वो पर सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों का ए हो जाएगा।